नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है रिलेशंस एंड फंक्शंस के अगले अध्याय में। और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं पीरियोडिक फंक्शंस को। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात अब मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारी गणित की अभी तक की जर्नी रही है, ये जर्नी रही है साइंस की विंडो को ओपन करने के लिए, यानी साइंस की दुनिया में कदम रखने के लिए। यहाँ तक की जर्नी में हमने सिर्फ और सिर्फ कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, बल्कि ये जाना है कि कैसे इस दुनिया से, यानी कि इस वास्तविकता से या फिर इस ब्रह्मांड से, इस कुदरत से हम लोग बात कर सकते हैं गणित की भाषा में, और कुदरत को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, कुदरत के लॉज को एनालाइज कर सकते हैं। एंड अब तक मैं आप लोगों को इस तरह का ज्ञान दे चुका हूं कि अब मैं आप लोगों को मोर ऑन साइंटिफिक एंड लेवल अप कर सकता हूं एंड चीजों को और बेहतर ढंग से समझा पाऊंगा। और साथ ही साथ अब हम लोग आगे जिन भी चैप्टरों में चलेंगे वहां पर अभी तक के ज्ञान का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कुदरत के साथ जुड़ के वास्तविकता में मैथमेटिक्स को और ज्यादा देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ हम लोग हर जगह गणित को देख पाएंगे, क्योंकि कुदरत की भाषा ही गणित है। और कुदरत से बात करने के लिए हमें गणित में अपना विस्तार करना होगा। जितना हम ये इस भाषा को जानते जाएंगे, उतना उतना हम नेचर को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, और जितना बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे उतना हम उसका इस्तेमाल करके ऐसी चीजें बना सकते हैं या ऐसी चीजें खोज सकते हैं जो ना आज तक बनाई गई हो, ना ही आज तक खोजी गई हो। तो ये काम इंसान कर सकता है, और इसी से गणित हमें देगा वो सुपर ह्यूमन पावर जो कि इंसानों के पास नहीं है, लेकिन गणित हमको एक सुपर ह्यूमन बना सकता है। अब हम लोग चीजों को फर्दर जब आगे बढ़ेंगे तो मोर डीप डाइव करेंगे, जो कि अभी तक भी करते आए हैं। बट अब हमारा मोर डीप डाइव होगा इम्पॉसिबल चीजों को कैसे गणित ने पॉसिबल किया। उन चीजों में भी हम लोग कहीं कहीं जगहों पर इन चीजों को एक्सप्लोर किया करेंगे, ताकि इंसान आगे बढ़ सके और इंसान के मन में इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो। क्योंकि जिस चीज की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में नहीं होती है, हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है। सिमिलरली स्टार्टिंग में हर चीज एक इम्पॉसिबल जैसी चीज लगती है, बट यदि हम उसको ऑब्जर्व करें और हम ये सवाल उठाएं कि ये ऐसा क्यों है, और गणित जो अभी तक आपको आती है उस भाषा से यदि आप उससे बात करोगे, तो वो इम्पॉसिबल चीज आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। क्योंकि कुदरत चाहता है कि आप उससे ज्ञान प्राप्त करो, बस आपको उससे बात करनी आनी चाहिए, और बात करने की जो भाषा है वो आपकी गणित है। और यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका फिजिक्स। फिजिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वहां पर जो आपने ये सेट्स में और आपने जो ये रिलेशन फंक्शन में सीखा है, इसका पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। ये ज्ञान हमें इस्तेमाल करना है कुदरत में नियम, कुदरत के नियमों को खोजने के लिए, कुदरत में पाए गए समीकरण को पहचानने के लिए, और जो हमने नंबर्स टू इवोल्यूशन वाला पार्ट हमने मैथमेटिक्स में किया है उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। सो इसलिए चीजों को, आपके लिए चीजें कभी भी मुश्किल होंगी ही नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, हमें सोचना है। और कैसे सोचना है? चीजों को ऑब्जर्व करना है, और जो ज्ञान आपके पास है उसको दिमाग में प्रोसेस करना है। इसी को कहते हैं राइट थिंकिंग। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आप हमेशा सही जवाब दो, इंपॉर्टेंट होता है आप सोचो। क्योंकि जब आप सोचोगे तो आप सही जवाब तक पहुंचने लगोगे, और उसमें कई फेल्ड अटेम्प्ट्स भी आते हैं। बट नो वरी, इंपॉर्टेंट है सोचना। सोचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार में तो किसी भी इंसान ने, चाहे वो आइंस्टाइन हो या फिर न्यूटन हो, किसी ने भी सही जवाब नहीं ढूंढा था। बट वो सोचते गए, वो क्यूरियस रहे, दैट्स इट। और ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है एज कंपेयर्ड हम रॉन्ग वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो करते हैं, तो वहां पे से स्ट्रेस है, और इन दी एंड हमें विज्ञान का ज्ञान ही नहीं मिलता है। तो इस बात को फॉलो करके कोई बेनिफिट नहीं होता है। सिमिलरली अब आज के अगर हम टॉपिक को देखें कि अगर हम पीरियोडिक फंक्शंस को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन को हम पढ़ सकते हैं कि यार ऐसे फंक्शन जिसमें एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा एफ ऑफ एक्स के बराबर हो, इस तरह का बिहेवियर जो फंक्शन पोर्ट्रे करेगा उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। एग्जांपल अगर आप देख सकते हो, साइन एक्स प्लस टू पाई आपका साइन एक्स के बराबर होता है, tan एक्स प्लस पाई आपका tan एक्स के बराबर होता है। तो यहां पर ये जो आपका 2x है और ये पाई है, ये इसके पीरियड कहलाएंगे। और यहां पर हमारा टॉपिक हो गया समाप्त। कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोगों ने अपने वक्त को पूर्ण रूप से बर्बाद कर लिया। चाहे ये छोटा ही वक्त था, बट बर्बाद कर लिया। क्यों? क्योंकि अब इतना ज्ञान लेने के बाद हम जंप कर जाएंगे सीधा सवालों पे, और सवालों पे जंप करने के बाद हमारे लिए ये सवाल होंगे काफी ज्यादा कठिन। क्योंकि जब हम सवाल कर रहे होंगे तो हमारे पास आएगा दो पीरियोडिक फंक्शंस को ऐड कर देंगे तो उसका पीरियड बताओ। तो हम यहाँ पर उन चीजों के लिए फिर फॉर्मूला याद करेंगे कि यदि इन दोनों पीरियड हैं तो दोनों पीरियोडिक फंक्शन के जो पीरियड्स होते हैं उनका एलसीएम निकाल लो। चलो, ये हो गया। उस तरह के सवाल बनने शुरू हो गए। फिर हम देखेंगे कि हमें अगर अगर हमारे पास साइन एक्स है और साइन थ्री एक्स है, ठीक है, यदि ये है हमारे पास, तो साइन एक्स का जो पीरियड अगर 2 पाई है तो साइन थ्री एक्स का पीरियड होगा 2 पाई बाई 3। यानी कि यहां पर अगर n लिखा होता तो लैम्डा अपॉन में n कर दो, ये इसका पीरियड होगा। चलो, हमने ये भी पढ़ लिया, हमारा सिलेबस आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। बट यकीन मानो,
बट इस बात को जरा फील करना कि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को हल किया लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी, क्योंकि हमें एक वैज्ञानिक बनना है। हम वो भीड़ का हिस्सा हैं जो कि बस एक रैट रेस में आगे चल रहा है, लेकिन हम उसी भीड़ में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं और भीड़ का हर इंसान बनाना चाहता है, लेकिन वो राइट वे को फॉलो नहीं करना चाहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमें रेस में दौड़ना तो है और रेस में पीछे भी कोई नहीं रहना चाहता है, लेकिन रेस से हट के दुनिया की इस भीड़ से सबसे आगे खड़े होने के लिए राइट वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो करने की हिम्मत भी हमें दिखानी होगी। वो वक्त हमें देना पड़ेगा ताकि हम चीजों को सही मायने में सीख पाएं, समझ पाएं। और सीखना बहुत आसान है। हम गलत दिशा में दौड़ रहे हैं, हमारी रेस ही गलत दिशा में है, इस वजह से हमें वक्त नहीं मिलता है राइट वे ऑफ एजुकेशन को वक्त देने के लिए। और यही आता है सबसे बड़ा पैराडॉक्स जो कि हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है कि हमें इन चीजों को भी करना है जो रॉन्ग वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो कर रही है, और राइट वे ऑफ एजुकेशन के जरिए ही हम लोग अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। तो यहां पे आती है टफ चॉइस, और इसी टफ चॉइस के अंदर हमारी दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द पोटेंशियल, क्योंकि बच्चों में ही पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, वो वेस्ट हो जाता है। और यही पोटेंशियल आगे चल के जब वेस्ट हो जाता है तो उसको लगता है यही रियलिटी है, और फिर वो अपनी अगली जनरेशन जो कि अगेन एक ट्रू पोटेंशियल के साथ है उसको भी इसी रेस में दौड़ाना स्टार्ट कर देता है। इस बात को सोचना है हमें, क्योंकि आज नहीं सोचेंगे तो कल सोचने लायक भी नहीं बचेंगे। सोचो इस बात को। अगर हमने इस तरह से चीजों को सीखा और किया तो उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह होगा हमारे लिए कि हम सोचना ही भूल जाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि सिर्फ सवाल करना ही प्रायोरिटी है। लेकिन ज्ञान लेने के बाद तो सारे सवाल आसान हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान जब आप ले रहे हो तो आप हर परिस्थिति को ऑब्जर्व कर रहे हो, और सवाल उन्हीं परिस्थितियों की सिर्फ और सिर्फ एक परछाई होती है। जब आपने परिस्थितियों को एक्सप्लोर नहीं किया है तो उसकी परछाई भी आपको समझ नहीं आएगी और वो टफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि विज्ञान और गणित ये बस 2+2 को सॉल्व करने जितने ही मुश्किल है, क्योंकि जिन वैज्ञानिकों ने, जिन गणितज्ञों ने इस दुनिया में इन राजों को खोजा है, जिन चीजों को हम कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, बहुत टफ मानते हैं, उनको खोजने वाले भी इंसान ही हैं, और वो इंसान हमारे जैसे ही हैं, हमसे कुछ अलग नहीं है। इट्स जस्ट कि दे फॉलोड द राइट वे, दे फॉलोड द राइट वे ऑफ थिंकिंग, they followed the right way of observation, they followed the right way of asking, they followed the right way of communicating mathematically, that's it। और ये प्रक्रिया कितनी आसान है अभी तक की जर्नी में हम लोग देख चुके हैं, और इसी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एक ऑब्जर्वेशन से पूर्ण ज्ञान मिलता है, उसके बाद सवाल आसान हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ लेना कि ये पैरामीटर फॉलो होगा तो वो पीरियोडिक फंक्शन है, ये इसका पीरियड होता है, अगर उसमें n और x हो तो पीरियड को n से डिवाइड कर दो, ये ज्ञान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां हमने ज्ञान लेते वक्त भी अपने वक्त को बर्बाद किया, और उसके बाद जब सवाल कर रहे होंगे तो भी अपने वक्त को बर्बाद कर रहे होंगे, क्योंकि इन दी एंड ये वाला ज्ञान, जिसे मैं ज्ञान बस बोलने के लिए बोल रहा हूं बट ये ज्ञान नहीं है, ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे लिए वॉलेटाइल होगी, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ इसका न्यूरोजेनेसिस नहीं करेगा, और जब न्यूरोजेनेसिस नहीं करेगा तो वो कभी भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी और प्रैक्टिस मेमोरी में ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा। साइंटिफिकली भी मैं बता रहा हूं, और नहीं जाएगा तो इसका मतलब आप इसको भूल जाओगे, और फिर इसी चीज को हर एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे। तो सोचो, जो काम आपने 5 मिनट में कर लिया, उसी 5 मिनट को आपको अगले 20 बार दोहराना है, तो आपने एक्चुअली में उसी चीज को जब 5 × 20 100 मिनट्स यानी कि 1 आवर 40 मिनट्स अपने लाइफ के दिए। सिर्फ मैथमेटिकली सोचो, 1 घंटा 40 मिनट आपने शायद पूरे एंटायर ईयर में इसे दिया, और यहां पर हमें क्या मिला? इतना टाइम देने के बाद भी 5-5 मिनट ही वक्त दिया हमने, 20 बार उसे दिया, बट हमने अपना ओवरऑल इतना वक्त दिया, और 1 साल बाद हमें क्या इस चीज का ज्ञान है? अगर मैं सिर्फ इसी टॉपिक की बात करूं तो क्या मुझे पीरियोडिक फंक्शन का ज्ञान है? नहीं। आज भी मैं मजबूर हूं एग्जाम में उसके सवाल आने से पहले उस चीज का रट्टा मारने के लिए, उस चीज को याद करने के लिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कंटेंट हैं जो कि हमें याद करना पड़ता है, और फिर हम सोचते हैं यार किसी तरह बस कुछ नंबर आ जाएं या 10 ईयर पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाएं। वेयर एज यदि मैं इसका 1 घंटा भी ऑब्जर्वेशन में देता हूं थिंकिंग की मदद से, राइट वे ऑफ एजुकेशन का हिसाब से, तो मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं इस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकता हूं, लाइफ लॉन्ग वो मेरे पास रहेगा, वो ज्ञान कभी जाएगा नहीं। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात आती है, 1 घंटा राइट वे ऑफ एजुकेशन को सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का उस पर 1 घंटा देके खुद से सोचना। क्योंकि सोचने का मतलब ये नहीं है कि आपको सही जवाब एक बार में मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखना, बट सोचते सोचते सोचते
आप चीजों को जोड़ना सीखोगे। जब आप सोचोगे तभी तो ब्रेन न्यूरोजेनेसिस करेगा। बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन न्यूरोजेनेसिस करेगा, तभी तो वो सही तारों को जोड़ना स्टार्ट करेगा, तभी तो आप एक थिंकर बनोगे। और ये प्रक्रिया अपने आप होगी। हमारी बॉडी वही चीज डेवलप करती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और उस चीज को गायब कर देती है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यदि हम सोचेंगे नहीं तो न्यूरोजेनेसिस ऑफ थिंकिंग, मल्टीपल इंफॉर्मेशन के बीच में जो मैपिंग होगी, यानी कि रिलेशन क्रिएट करना होगा ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के द्वारा, जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में टुकड़ों में पड़ी हुई है उनके बीच में मैपिंग करेगा जब आपका ब्रेन, तो फिर आप अपने आप सीखना स्टार्ट कर दोगे और ऐसे ही बन जाओगे आप एक सेल्फ डिपेंडेंट और एक सेल्फ लर्नर इंसान। तो फिर हमें अब क्या करना है, इसको एज अ एग्जांपल लेके अब हम लोग इसको, क्या हमने तो हर चीज को ऐसे ही किया है, बट अब मैंने इस बात को इसलिए बोला ताकि हम और बेहतर ढंग से समझें कि हम कैसे पढ़ते आ रहे हैं, हमें कैसे पढ़ना है। इस चीज की और अच्छे से समझ अब आपको आ गई होगी यदि आप जर्नी को फॉलो करते हुए आ रहे हो। और आगे हम इससे भी और ज्यादा मतलब एडवांस नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि इससे लगता है कि चीजें मुश्किल होंगी, नहीं, हम और बेहतर होते जाएंगे और बेहतर ढंग से कम्युनिकेट कर पाएंगे और हमारा जो सीखने की रफ्तार होगी वो बढ़ती जाएगी। शुरुआती दिनों में ही सीखने की रफ्तार स्लो होती है क्योंकि हम राइट वे को जब फॉलो करते हैं ना, तो हम पुराने मेथड्स जिसकी आदत न्यूरोजेनेसिस से लेकर न्यूरोप्लास्टिसिटी तक हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स मैप हो गए हैं, हमें उन न्यूरॉन्स को हटाना होता है, नई आदत बनानी होती है। और जब नई आदत बन जाती है चीजें बहुत एफिशिएंट हो जाती है और हम बहुत ही स्मूथली काम करना स्टार्ट करते हैं। और एनवायरनमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, सबको बोलूं कि ऐसा करो इम्पॉसिबल है, बट एक एक अगर चीजें अपने आप में, एनवायरनमेंट एक एक हिस्सा भी अगर सुधरना स्टार्ट होगा तो देखा देखी यहाँ पर और लोग भी उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, और जब फॉलो करेंगे तो अपने आप हमारे देश में एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो अब शुरू करते हैं हमारे इस पीरियोडिक फंक्शन को। अब देखो पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं कि हमने फंक्शंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, फंक्शंस वो चीजें होती हैं जहां पर एक इनपुट पर एक आउटपुट मिलता है, यानी कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। ये एक स्पेशल रिलेशन है जिसमें एक इनपुट पर एक आउटपुट मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या फंक्शंस में हमने देखा इवन ऑड फंक्शंस होते हैं, कंपोजिट फंक्शंस को देखा, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बहुत तरीके के हमने फंक्शंस को ऑब्जर्व किया। लेकिन साथ ही साथ फंक्शंस के अंदर हमें समय के साथ जब हम फंक्शंस को और ऑब्जर्व करने लगे तो हमें फंक्शंस के अंदर एक पैटर्न नोटिस हुआ कि कुछ इस प्रकार के फंक्शन होते हैं जो अपने पैटर्न को या फिर अपने फॉलोअप को या नंबर के फ्लो को रिपीट करते हैं एक पैटर्न में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं कि मैंने एक फंक्शन बनाया ये, अब ये फंक्शन वापस से सेम इसी बिहेवियर को रेप्लिकेट करेगा और रिपीट करेगा। तो इस तरह के फंक्शन जहां पर आपका एक्स एक्सिस कहलाएगा आपका इनपुट, जैसे यहां पर ये इनपुट है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाई आपका आउटपुट है, यहां पर ये इनपुट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आपका आउटपुट है। तो इस तरह के फंक्शन के अंदर अगर आप देख रहे हो, इस तरह के फंक्शन भी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हार्मोनिक मोशन हो गया, फिजिक्स की दुनिया से बात करें तो आपके वेव्स हो गए, उसके अंदर इस तरह के फंक्शन ही हमें देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है तो ऑटोमेटिकली ये लाइन ही इनफ है ये कहने के लिए कि हमें इन चीज को क्यों स्टडी करना है। हमें इस चीज को इसलिए स्टडी करना है कि वास्तविकता में जब हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी तो हम उसको एनालाइज कर सकें, कुदरत से बेहतर वे में कम्युनिकेट कर सकें, और कुदरत में इस तरह के रिपीटिंग फंक्शन जब आएंगे तो उनका ज्ञान कुदरत से ले सके कि एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये कैसे बिहेव कर रही है, ये कैसे प्रोपगेट कर रही है, इस चीज का ज्ञान इंसान प्राप्त करना चाहता है। और कैसे जो एनर्जी, अगर मैं उसको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं फिजिक्स की दुनिया में कि एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, फिर जीरो हो रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होता है, वो हम अभी आगे सीखेंगे। बट मान के चले कि एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, और उसी लेवल तक कैसे पहुंच रही है, एनर्जी का लॉस क्यों नहीं हो रहा है। तो यहां पर हम चीजों के ज्ञान को प्राप्त करते जाएंगे और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा मैथमेटिकली हम कुदरत से बेहतर वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे। दैट इज वाई हमें ये चीजों को जानना है और समझना है। तो यहां पर अब यदि मैं देखूं कि इस चीज को हम देखें, क्यों पढ़ना है ये हमें समझ आ गया। अब हम कैसे ज्ञान लें, ऑब्वियसली ऑब्जर्व करेंगे, ज्ञान अपने आप मिलता जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस जो अपने आप के पैटर्न को रिपीट करते हैं, इस तरह के फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अब हमें आया कि यार पैटर्न को रिपीट करने के लिए इनकी जो लेंथ है ना वो फिक्स्ड है, जो ये दूरी है ना ये फिक्स्ड है। तो इस दूरी को हम लोग यानी कि किस पॉइंट के बाद ये अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। इवन आप कोई दूसरा पॉइंट भी उठा लो, ठीक है, और उसी पॉइंट से उसी वैल्यू पर अगर y के पहुंचना होगा तो अगर इसकी दूरी a है तो इसकी दूरी भी a आ रही है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी दूरी भी a ही आनी चाहिए, ये शब्दावली गलत हो जाएगी। जबकि सही शब्दावली ये है कि कुदरत में ऐसे फंक्शन देखने को मिलते हैं जहां पर सेम y आउटपुट आपको सेम पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मिलता है।
फिर हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार ऐसा नहीं है कि आपको सेम आउटपुट सेम डिस्टेंस पर मिल रहा है। क्वेश्चन एवरीथिंग, अगर हम क्वेश्चन करेंगे तभी हम चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एवरीथिंग कि यदि यहां पर जो y का आउटपुट है और यहां पर जो y का आउटपुट है देखो सेम है, लेकिन अब अगर इस लाइन को देखो तो इस पॉइंट पर भी तो ये कट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर भी y का आउटपुट सेम है। सो लेट्स राइज अ क्वेश्चन कि क्या इसका जो गैप है, यानी कि अगर मैं कहीं क्या ये वाले गैप पर जवाब आपका हमेशा सेम आएगा, ऐसा मानना चाहिए। तो जवाब है हाँ, इस गैप पर भी आपका जवाब सेम आएगा। और अगर मैं इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करता हूं तो यहां से यहां का गैप और यहां से यहां का गैप जरूरी नहीं कि सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है। यानी कि इसकी वैल्यू बी हो सकती है और इसकी वैल्यू सी हो सकती है, जो कि आप यहां देख सकते हो कि यदि मैं इस पॉइंट को देखूं और इस पॉइंट को देखूं तो यहां पे गैप छोटा है, वेरा सेम इसी कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे आऊं, इस पॉइंट पे आऊं तो देखो यहां गैप कितना बड़ा है और यहां गैप कितना छोटा है। तो इंसान ने इस चीज को एक क्वेश्चन राइज किया और फिर ऑब्जर्व किया, और यहां पर क्लियरली एक चीज जो आपके माइंड में ऑलरेडी आ चुकी है, और वो है कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ द कर्व। ठीक है, या फिर फंक्शन। ठीक है, यदि मैं इस पॉइंट को ऑब्जर्व करूं तो इस टाइम फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, वेयर एज सेम वैल्यू आउटपुट पे अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे देखूं तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो इससे एक बात समझ आती है कि यहां पर अगर मैं कैरेक्टर के हिसाब से देखूं यहां पर, तो ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, यहां पर फंक्शन का कैरेक्टर भी सेम है और साथ ही साथ आपका फंक्शन जो है सेम आउटपुट भी दे रहा है। तो एक पीरियड को या फिर एक उस डिस्टेंस को जहां पर फंक्शन सेम वे में बिहेव करेगा, ध्यान से सुनना, सेम आउटपुट इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, सेम बिहेवियर इंपॉर्टेंट हुआ। तो यदि मैं इन दोनों पॉइंट्स को देखूं जिसको मैं मार्क करता हूं 1, 2 एंड 3, तो 1 एंड 3 पर, ठीक है, 1 एंड 2 पर आउटपुट सेम है, ठीक है, बट बिहेवियर ऑफ फंक्शन, बिहेवियर डिफरेंट है। ठीक है, बट 1 एंड 3 पर आउटपुट भी सेम है और बिहेवियर भी सेम है। तो यानी कि हमने इस ऑब्जर्वेशन के तहत यह निर्णय लिया कि फंक्शन का जब आउटपुट और बिहेवियर सेम होगा तो लॉजिकली जो ज्ञान हमारे पास है उस हिसाब से यदि हम कुदरत से बात करें तो यही वो पॉइंट होंगे जहां हम कहेंगे कि फंक्शन ने सेम आउटपुट दिया है विद सेम बिहेवियर। जस्ट आउटपुट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हम फंक्शन में बस ये बोल देते हैं पीरियोडिक फंक्शन में कि आपके लिए सिर्फ सेम आउटपुट आना चाहिए। ऐसे गैप पे जहां पर सेम आउटपुट आता है वही उसका पीरियड हो जाता है। एंड हियर कम्स द ऑब्जर्वेशन, जिससे हमें ये सही तौर पे पता चल गया कि बिहेवियर भी सेम होना चाहिए और आउटपुट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी आपके फंक्शन का यहां पर कहेंगे कि फंक्शन ने अपने आप को ट्रू सेंस में रिपीट किया है। और इसी डिस्टेंस को हम लोगों ने नाम दिया पीरियड ऑफ लेंथ, पीरियड ऑफ लेंथ। ठीक है, क्या नाम दिया? पीरियड ऑफ लेंथ, पीरियड ऑफ द लेंथ कह रहा हूं, सॉरी, फंक्शन, पीरियड ऑफ द फंक्शन। और इस चीज को हम एक सिंबल दे देते हैं, तो हमने इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया और लैम्डा सिंबल हमने वेव से उठाया है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि अगर ये कोऑर्डिनेट x है और ये डिस्टेंस जो आपका है वो लैम्डा है, तो मैं यहां पे क्लियरली कह सकता हूं कि f ऑफ x की वैल्यू जो है, यदि मैं x इनपुट डालूंगा तो ये आउटपुट आएगा। और इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं देखूं तो यहां से यहां तक की दूरी अगर x है और यहां से यहां तक की दूरी यदि लैम्डा है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस लैम्डा। तो वो बराबर आ जाता है x प्लस लैम्डा के, क्योंकि इस पॉइंट पर भी आउटपुट सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में और कोई वैल्यू नहीं हो सकती जिसपे सेम आउटपुट आ सकता है, बट वहां पर लैम्डा, वहां पे जो ये गैप होगा वो पीरियड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, यहां पर लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड को, पीरियड ऑफ द फंक्शन को। और यहां से हमें इस चीज का ज्ञान हुआ, हम इंसानों को पता चला कि कैसे एक पीरियोडिक फंक्शन को देखना है और साथ ही साथ उसके फंक्शन का पीरियड क्या होगा। अब बढ़ते हैं आगे, हमने पीरियोडिक फंक्शन को समझ लिया, अब हम यहां पर कुछ चीजों को रियल लाइफ में एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन के साथ और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब इंसान के पास ना, इंसान चीजों को तभी सीखता है जब उसको उसकी जरूरत होती है। ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और नॉलेज होने वाली है। इंसान कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनाता है। जो हम एक सवाल उठाते हैं ना इस दुनिया में कि जो मतलब अभी नहीं, आप थोड़े बड़े हो जाओगे, जो ये मोस्टली 12th पास होने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद हम एक सवाल उठाते हैं कि यार एक्चुअली में हमने ये जो विज्ञान और गणित सीखा इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग कैलकुलस इन 11th एंड 12th जब मैं उसे रियल लाइफ में यूज ही नहीं करता हूं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, रिलेशन फंक्शन जब मैं उसको रियल लाइफ में यूज ही नहीं करता हूं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि एक्चुअली में हमने पढ़ा ही उसको गलत दिशा में है, तो उसके ट्रू मीनिंग और ट्रू एसेंस को हम लोग समझ ही नहीं पाए, बट इनका रियल लाइफ में यूज है।
हम उस स्तर तक ही नहीं पहुंच पाए जहां पर हम इनको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, थिंकिंग के लिए, नए इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, क्योंकि हम तो एक आम जिंदगी में आम सी नौकरी कर रहे होंगे और वहां सच में इनका कोई यूज नहीं होगा। यदि हम इतना सोच पाते, हम इसका इस्तेमाल कर पाते, और ये तभी पॉसिबल होता जब हम राइट वे में पढ़ते, तो हम उस जॉब वाली जिंदगी में ना होते, हम एक रिसर्च की दुनिया में होते, हम एंटरप्रेन्योर की दुनिया में होते, हम लोग होते एक ऐसे स्टार्टअप्स की दुनिया में जो इनोवेटिव हैं, कॉपी पेस्ट नहीं है, हम एक ऐसी दुनिया का पार्ट होते जहां थिंकिंग के जरिए दुनिया को इवॉल्व किया जाता है। यदि हम वहां होते तो हम इन चीजों को जरूर इस्तेमाल करते, लेकिन हम वहां नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम ये सवाल उठाते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग दीज थिंग्स, जिनका हम रियल लाइफ में यूज ही नहीं कर रहे हो। तो जवाब ये है जनाब कि आपकी दुनिया बहुत छोटी है और इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको डेली एक ही काम करना है, एक ही लाइफ को रिपीट करना है। जब तक आप बूढ़े होके मर नहीं जाओगे तो आपकी जिंदगी में इन चीजों का कोई योगदान नहीं है। और अगर आपको आपकी जिंदगी में इन चीजों का योगदान चाहिए तो थिंकर बनो, इनोवेटर बनो, इवोल्यूशनरी इंसान बनो। और वो बनने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, इन चीजों का सही वे में ज्ञान लोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस लीग का पार्ट बन जाओगे। अब देखो हम इसको रियल लाइफ में कितने बड़े इनोवेशन और ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ जोड़ते हैं। अब ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ वो कुछ इस तरह जुड़ता है। शुरुआती दिनों में हमारे पास एक चैलेंज आया, ठीक है, वो चैलेंज था कम्युनिकेशन। इंसान एक दूसरे से बात कर सकता था। फिर हमने टेलीफोन का आविष्कार किया, हम ह्यूमंस ने, जो कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे टू बी प्रिसाइज, उन्होंने किया। इसके जरिए वो क्या करते थे, वो उन्होंने ह्यूमन के बात करने के तरीके को ऑब्जर्व किया और इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने पाया उन्होंने पाया कि यहां पर एक बड़ी ही प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है, सॉरी प्रॉब्लम कह रहा हूं, माफ करना, अभी तो ऑब्जर्वेशन पे ही है। सो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम बोलते हैं हम हवा में कंपन पैदा करते हैं और ये कंपन हर शब्द के साथ अलग पैटर्न लेकर चलती है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं ए, तो ए की जो कंपन है और बी की जो कंपन है, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेव साइज डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, साधारण भाषा में समझते हैं अलग अलग होगा। तो मैंने जो जो अलग अलग शब्द बोले सबकी कंपन अलग अलग है, जो कि हमारा ब्रेन ऑलरेडी जानता है कि कौन सी कंपन मेरे कानों में पहुंचेगी तो मुझे क्या समझना है। इसी तरह हम एक दूसरे के शब्दों को और भाषा को समझ पाते हैं। तो यहां से हम बोलते हैं, हमारा गला कंपन पैदा करता है जो हवा में कंपन को भेजता है। ये हवा के जरिए प्रोपगेट होकर आपके कानों तक पहुंचता है और आपके कानों में ईयर ड्रम होता है जो इस कंपन को महसूस करता है, उस कंपन के साथ कांपता है। और इसकी इस वाइब्रेशन के साथ हमारा ब्रेन में इंफॉर्मेशन फीडेड है, जो कि हमने बचपन से सीखी है। किस तरह के वाइब्रेशन को हमें क्या समझना है, क्या प्रोसेस करना है, उसके बेसिस पे हम समझ जाते हैं कि क्या जवाब मिलना है। अब इसी के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये कंपन एक लिमिटेड डिस्टेंस तक काम करती है, उसके बाद ये सुनाई नहीं देगी। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहां कुछ बोलूं तो मेरे सामने यदि कोई मेरा मित्र खड़ा है तो उसको सुनाई दे जाएगा, लेकिन ऑल द वे महाराष्ट्र में कोई इंसान खड़ा है तो दिल्ली से महाराष्ट्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। तो ये लिमिटेड रेंज में होती है। और इसी के साथ आया टेलीफोन का आविष्कार निकला, जो कि उन्होंने इसी ऑब्जर्वेशन पे किया और उन्होंने कहा कि यार ये जो कंपन है ना, इसके सामने एक बहुत ही थिन सी प्लेट लगाओ, इस प्लेट के साथ यहां पर एक चुंबक जोड़ दो, क्योंकि फिजिक्स के अंदर इंसानों ने खोजा है कि चुंबक अगर कॉइल के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो उससे एक विद्युत जनरेट होगा, यानी कि बिजली जनरेट होगी। और इसके चारों तरफ एक कॉइल है और ये कॉइल की वायर आती है। शुरुआती मॉडल। अब मैं बोलूंगा कंपन क्रिएट होगी और कंपन का अपना पैटर्न होगा, हर शब्द का अलग पैटर्न होता है। तो ये डाइफाग्राम, इसको हम डाइफाग्राम बोलते हैं, नाम याद रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये पतली सी झिल्ली भी उसी पैटर्न में कांपेगी, यानी कि जो शब्द मैं बोलूंगा उसका अपना पैटर्न होगा, उसी फॉर्म में ये झिल्ली कांपेगी और उसी के साथ वो चुंबक भी वाइब्रेट करेगा। और उसी वाइब्रेशन के साथ, क्योंकि मेरे बोलने का हर शब्द का अलग पैटर्न है, तो हर शब्द के अलग पैटर्न के साथ इसके कंपन का पैटर्न भी अलग अलग है। और यहां पे जो चुंबक है वो सेम पैटर्न में कांपेगा, तो उसके ही अकॉर्डिंग विद्युत जनरेट होगी। जब जब कांपेगा, जितनी रफ्तार से कांपेगा, उसके हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ करंट ज्यादा कम कम ज्यादा इस तरह की होगी। और यानी कि हमने कन्वर्ट कर दी अपनी कंपन को विद्युत में, और वो भी सेम पैटर्न के अंदर। और यदि मैं अब तारों के जरिए इसको दूर तक लेकर जाऊं और बीच में एम्पलीफाई करना होता है, बट अभी हमने इस चीज को सीखा नहीं है, तो हम ऐसा समझेंगे कि अभी बस वो एक एम्पलीफिकेशन करते हैं। और जैसे ही वो एम्पलीफिकेशन करते हैं, यहां पे अगेन वही कॉइल, उसके बीच में चुंबक और फिर एक डाइफाग्राम, और होगा क्या, जिस पैटर्न में विद्युत बना है उस पैटर्न में वो करंट वहां पहुंचेगा। तो जब जब करंट की अपनी अपनी पर्टिकुलर इंटेंसिटी के साथ वहां पे कॉइल के अंदर चुंबकीय शक्ति बनाएगा, तो वो चुंबक उसी के अकॉर्डिंगली डिफ्लेक्ट करेगा और सेम कंपन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। अब क्योंकि सेम कंपन में चुंबक कांप रहा है, तो उसके आगे का डाइफाग्राम भी सेम पैटर्न में कांपना स्टार्ट करेगा, तो हवा में भी सेम वाइब्रेशन क्रिएट होगी और हमको वही सुनाई देगा जो यहां पर बोला गया था। और इसी से आवाज लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंच गई। और इसी के साथ हम इंसानों के पास टेलीफोन का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे यहां पर डिस्टरबेंस, ये सारी चीजें हमने देखनी स्टार्ट करी कि आवाज एकदम सही मात्रा में नहीं आ रही है, तारों में डिस्टरबेंस हो सकती है। और फिर हमने मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने
वायर का इस्तेमाल ना करके वेव्स का इस्तेमाल किया सेम वे में डेटा बनाने के लिए कि जब जब बिजली आएगी तब तब वेव्स क्रिएट होंगे और वही वेव्स पहुंचेगी और इसी को हम लोग डेटा पैकेट्स बोलते हैं। और जब ये पहुंचेगा वो जब जब रिसीव होगा तब तब करंट बनेगी और तब तब डायफ्राम कापेगा और आपको आवाज सुनाई देगी। तो इसका मतलब पैटर्न्स के जरिए आप चीजों को समझ सकते हो, नई नई चीजें इनोवेट कर सकते हो और दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ एक प्रॉब्लम आई फ्यूचर में इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग की कि इंफॉर्मेशन को हमें ट्रैवल करवाना है और इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है, सबसे अच्छा सिग्नल जो ट्रैवल कर सकता है वो है साइन वेव का। सबसे अच्छे फॉर्म में जो सिग्नल ट्रैवल कर सकता है वो होता है साइन वेव का, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और इवन इसको आप चाहो तो डीसी करंट से भी भेज सकते हो या फिर आप चाहो तो एसी करंट के साथ भी भेज सकते हो। गणित को विज्ञान के साथ जोड़ेंगे, अब हम धीमे धीमे यही काम करेंगे और डीप डाइव करेंगे, ठीक है। तो यदि मेरे पास एक साइन वेव का सिग्नल है जो कि इस तरीके से है, ठीक है, तो मैं यहां पर पीक को और जीरो को और नेगेटिव पॉइंट को देखता हूं और यहां पर मैं इस सिग्नल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं कि मैं इसकी एक रेप्लिका बना देता हूं, ये वाली, ठीक है। ये जो है हम पढ़ते हैं, हम रट्टा मारते हैं, ठीक है, कि इस तरह के सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं, इस तरह के सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, क्योंकि ये ऑन को और ये वाला जो है ये ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्योंकि हम भेज तो कंप्यूटर से रहे हैं तो ये +1 है, ये -1 है मैथमेटिकली, बट इन कंप्यूटर्स हम लोग इसको 0 से और 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सेम साइन वेव का पैटर्न बन सकता है लेकिन वो प्योर साइन सिग्नल नहीं होगा। तो हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे और वो करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे? ऑब्वियसली कुदरत में ये चैलेंज आया हमारे लिए और हम चीजों को बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इसी चीजों को 12th में पढ़ेंगे कि हम रेक्टिफायर बनाते, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया और फिर आगे चल के हमने और सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करके डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया। ये सब चीज इंसान क्यों कर रहा है? अपनी तरक्की के लिए, अपनी इवोल्यूशन के लिए और अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से कर रहा है कि इंसान हर रोज कुछ नया जाने, हर रोज कुछ नया करे और पूरी ह्यूमैनिटी को आगे लेकर जाए। इजंट इट इंटरेस्टिंग? ऐसी लाइफ में कितना ज्यादा मजा है कि हम हर रोज कुछ नया कर रहे हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं और नई नई चीजें खोज के इंसानियत को आगे लेकर जा रहे हैं। इंसान तरक्की कर रहा है और ये काम बस कुछ लोग करते हैं और उन्हीं कुछ लोगों की वजह से वो लोग जो कुछ नहीं करते हैं वो भी तरक्की कर रहे हैं। सोचो, एक भीड़ है जो आज भी कुछ नहीं कर रही है और आज से 100 साल पहले भी कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन आज से 100 साल पहले की भीड़ को अगर आज की भीड़ से कंपेयर करोगे तो आज की भीड़ उनके मुकाबले मॉडर्न नजर आएगी। क्यों नजर आ रही है वो मॉडर्न? क्योंकि ये तरक्की क्या ये भीड़ लेकर आई है? नहीं, वो ब्यूटीफुल माइंड्स लेकर आए हैं जो सोचते हैं। पॉइंट को समझो, जो सोचते हैं और जो सोचता है वो चीजें करना स्टार्ट करता है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, सबसे प्योर फॉर्म में साइन वेव जो होता है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, आप अगर उसको भेजोगे तो वहां पर भी एक प्योर साइन वेव बन जाएगा। बट इन रियलिटी आपको क्या लगता है कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो क्या उसका सिग्नल ऐसे साइन वेव में बन रहा है? बिल्कुल नहीं, उसका सिग्नल बन रहा होगा ऐसे, ऐसे रिपीटिंग होगा बेशक लेकिन बड़ा ही अनऑर्डर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये चीज, और हमारे लिए डीसी करंट के जरिए सिग्नल भेजना है। यदि हम सर्किट को देखें, सर्किट तो मैं आपको कहीं दिखाऊं, इन फोन्स के अंदर जो सर्किट होता है उनकी इमेजेस तो आपने देखी होगी, इनके अंदर करंट डीसी फॉर्म में जा रहा है, 0 और 1 के फॉर्म में जा रहा है। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी इसी चीज की है और इनके साथ इतने ऐसे सिग्नल्स को भेजना हमारे लिए एक चैलेंज है। यानी कि आज का इंटरनेट कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स पे काम कर रहा है। इवन जो मैं यहां बोल रहा हूं अभी, ये वीडियो में कन्वर्ट हो रहा है, उसके साथ ऑडियो जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनके सिग्नल सिर्फ साइन वेव हैं? अरे साइन का होता तो सिर्फ साइन वेव ही नजर आता ना। ये कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल्स हैं और इंसान के पास ये एक चैलेंज आया जो कि कुदरत ने कहा देखो मुझे, ऑब्जर्व करो, जवाब आपको मिल जाएगा। और यही चीज इंसानों ने करना स्टार्ट किया। एंड फर्दर इंसान ने एक चीज नोटिस करी, उसने देखा, ऑब्जर्व किया और देखा कि यार साइन सिग्नल को भेजना आसान है, चाहे हम एसी करंट का इस्तेमाल करें या डीसी करंट का इस्तेमाल करें। एसी करंट में तो हम प्योर साइन वेव का एसी करंट भी नहीं बना पाते हैं क्योंकि लॉसेज होते हैं, ठीक है। लेकिन डीसी हमारे लिए एक बड़ा ही मजेदार चीज है कि अगर मैं ये कहूं कि मैं साइन एक्स का ग्राफ देखूं और साइन 2x का ग्राफ देखूं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए, तो साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे और साइन 2x का ग्राफ जो होगा वो होगा मेरे लिए कुछ ऐसे, इसका हाफ हो जाएगा ऐसे, ऐसे, ठीक है। और साइन 3x का देखूंगा तो वो और श्रिंक हो जाता है, ठीक है। साइन 4x का देखूंगा तो साइन 4x का ग्राफ अगर मैं दिखाता हूं तो वो बनता है कुछ इस तरीके से, जो कि हो जाएगा ऐसे। साइन 4x का ग्राफ ये रहा। तो अगर मुझे सेम सिग्नल डीसी के फॉर्मेट में भेजना है, डीसी करंट में भेजना है, तो मैं इनके पीक्स और जीरोस पे ऑब्जर्वेशन करूंगा और यहां पर देखूं तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि मैं यहां पर इस सिग्नल को, इस ब्लैक कलर वाले सिग्नल को ऐसे पोर्ट्रे करूं, 0 और दिस,
ठीक है, और यहां पर ये आ गया एंड देन इस ग्रीन वाले को भी मैं ऐसे पोर्ट्रे करूं, यहां से यहां, फिर नीचे, फिर यहां, ठीक है, और ब्लू वाले को ऐसे पोर्ट्रे करूं, ऐसे, ठीक है, ऑन एंड ऑफ के फॉर्म में अगर मैं पोर्ट्रे करूं तो इनके बीच में जो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ये जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करता हूं। क्या ये किसी को पता है? नहीं, वो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो एक अटेम्प्ट ले रहे हैं, अपनी गणित की भाषा से सोच रहे हैं कि जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए पाई और ये हो जाएगा आपके लिए 2 पाई, ठीक है। यदि मैं सिग्नल को ऐसे बनाऊं कि 0 पे ऑफ, पाई पे ऑफ और 2 पाई पे ऑफ, ठीक है, और यहां पर जो करंट है इसको मैं, अब ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा सा फेल्ड मेथड हो गया, हम बल्कि इसको प्रॉपर वे में देखें तो यहां पर एक फेल्ड मेथड भी आपको बताना था, तो वो वाले मेथड में एक प्रॉब्लम है, अगर इसको ऑन लूंगा और इसको ऑफ लूंगा तो इस जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जहां पे एक्चुअली में वो मिड में आ रहा है। तो इस चीज के साथ हमने देखा कि फॉरवर्ड करंट, ठीक है, बैकवर्ड करंट, और ये ऑफ हो जाता है। तो इसके साथ मैं ये कहूं कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाता हूं, ठीक है, जो क्या करता है, जो तीन आउटपुट देगा, ठीक है, या तो करंट भेजेगा, ठीक है, या करंट लेगा, रिसीव करेगा, या फिर करंट को ऑफ कर देगा। इन तीन आउटपुट के साथ, जो कि बनाना आसान है, स्विचेस का ही तो समीकरण यूज करना है हमें, ठीक है, मैं इस सिग्नल को किस तरह से कर सकता हूं कि 0 पाई और 2 पाई को टाइम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और यहां पर इसके साथ मैं कहूंगा कि जब टाइम होगा जीरो और इसका मैं एक टेबल बनाता हूं, जरा सा देखना, टाइम के साथ इसका टेबल बनाते हैं, तो टाइम और यहां पर आउटपुट, जरा ऑब्जर्व करना। तो ये पहला आउटपुट मैं यहां लिखूंगा, ठीक है, टाइम होगा 0, ठीक है, देन यहां पर आएगा पाई, चारों लिखता हूं, पाई बाई 2 पाई, ठीक है, 3 पाई बाई 2 और फिर 2 पाई, ठीक है, ये लिखा मैंने। सोचो यदि मैं आउटपुट कुछ इस तरह दूं कि यहां पे आउटपुट दूं 0, ठीक है, देन पाई बाई 2 पे आउटपुट दूं मैं 1 का, ठीक है, प्लस वन का, यानी मैं करंट दूंगा तो सिग्नल क्या कैप्चर होगा, करंट आ रहा है, यानी पीक का सिग्नल, यानी कि ये पीक पे पहुंच गया है। देन पाई पे मैं फिर से ऑफ कर दूंगा, पहले इसको ऑन किया, फिर इसको ऑन किया, फिर इसको ऑन किया, ठीक है, फिर 3 पाई बाई 2 पे वो -1 हो जाएगा तो हम इसको ऑन करेंगे, तो यहां पे -1 यानी मैं करंट ले लूंगा उससे वापस, और 2 पाई पर मैं क्या करूंगा, वापस से 0 कर दूंगा, यानी कि फिर से मैंने इसको ऑन किया। तो यहां देखो एक टेबल, एक पैटर्न नजर आ रहा है इस चीज को रिप्रेजेंट करने का, और 0 0 और 0 1 और -1 के फॉर्म में हम यहां पैटर्न बना पा रहे हैं। अब साइन 2x को देखें तो साइन 2x मेरा कुछ ऐसे होगा, इस तरीके से, ठीक है, उसमें क्या होगा, बीच में पाई बाई 4 भी आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपके लिए पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा आपके लिए 4, और यहां पे आएगा 3 पाई बाई 4, तो यहां पे आ जाएगा 3 पाई बाई 4, और सिमिलरली यहां पे एक वैल्यू आ जाएगी बीच में, जितने भी मिड वाली वैल्यूज है वो रख ली मैंने, ठीक है। अब देखो 0 पे तो 0, ठीक है, मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, 0 पे 0, ठीक है, बट ये हो जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे आपके लिए +1 आएगा, और फिर पाई बाई 2 पे आपके लिए 0 आएगा, 3 पाई बाई 4 पे -1 आएगा, और पाई पे आपके लिए 0 आएगा, और यही पैटर्न अब रिपीट होगा, ठीक है, यानी कि वो होगा 0 1 0 -1 0। तो अब अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे देखें कि 0 पे देखता हूं तो 0 है, पाई पे देखता हूं तो इसका तो 0 है पहले वाले का, बट दूसरे वाले का पाई पे क्या है, दूसरे वाले का पाई पे अगेन 0 है, और 2 पाई पे अगर मैं देखता हूं तो 2 पाई पर भी उसका भी 0 आता है, लेकिन मिड पॉइंट्स के साथ अगर कंपेयर करूं, ठीक है, पाई बाई 4 पे इसके पास 1 आएगा, 3 पाई बाई 4 पे इसके पास -1 आएगा। आप ये टेबल खुद बना लेना, मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी सी बन गई है, ठीक है, खुद बनाना, लेकिन जो समझने वाली बात है, डिफरेंट नंबर्स के साथ डिफरेंट वैल्यूज एसोसिएट हो रही हैं फॉर साइन एक्स एंड फॉर साइन 2x, सिमिलरली साइन 3x के लिए भी ये वैल्यूज अलग अलग होंगी, जिन पर ये नंबर सेम नंबर्स एसोसिएट होंगे। क्या इसकी मदद से मैं डिफरेंट साइन सिग्नल्स को डिफरेंट फॉर्मेट में समझा नहीं सकता हूं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सिंपली स्विचेस की मदद से, कि भाई अगर 0 पे, पाई पे और 2 पाई पर 0 आ रहा है, ठीक है, पाई बाई 2 पर और 3 पाई बाई 2 पर, ठीक है, पाई बाई 2 पर +1 आ रहा है और इस पे -1 आ रहा है, तो इस सिग्नल से क्या मैं ये नहीं बता सकता हूं कि मेरे पास एक साइन एक्स का सिग्नल आया है। और यदि मैं कहूं कि 0 पे पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, ठीक है, सॉरी 3 पाई बाई 2 नहीं, 3 पाई बाई 4 पर, 3 पाई बाई 4 पर, माफ करना, यहां पर 0 पाई बाई 2 और आया था मेरे पास, और आएगा मेरे पास ये वाली वैल्यू, क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी 0 पाई बाई 4 पाई बाई 2 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, और देन सॉरी 0 पर पाई बाई 2 पर एंड पाई पर, जब इस पर 0 आएगा, ठीक है, पाई बाई 4 पर एंड 3 पाई बाई 4 पर,
आपके लिए π/4 पर +1 आएगा और 3π/4 पर -1 आएगा। अब मैंने प्रॉपर लिख दिया है। यदि ये आएगा तो क्या मैं उसे sin 2x का ग्राफ नहीं मान सकता हूं? मान सकता हूं, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई कि कौन सा sin x का ग्राफ होना चाहिए। और यदि यदि ऐसा हो जाए कि मैं इस कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल को, ठीक है, साइन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाता, यदि मैं कर पाता, तो मैं इन सिग्नल्स को बिना किसी डिस्टॉर्शन के साथ भेज पाता। ठीक है, ये हमारी थिंकिंग थी नेचर को देख के, क्योंकि हमारे कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल्स को बनाने में, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हमने कहा कि हमने एक डाइफाग्राम रखा, पीछे चुंबक रखा और कॉइल रखा। ठीक है, क्या चीजें आइडियल हैं? सोचो जरा, क्या चीजें आइडियल हैं? बिल्कुल नहीं। मैं अगर कुछ बोलूंगा तो हवा में जो कंपन पैदा हो रही है, यहां पर हवा के अंदर विस्कोसिटी है, तो थोड़ा सा सिग्नल तो यहीं डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये डाइफाग्राम हमने लगाया है, इसके खींचने की अपनी एक लचक है, उससे ज्यादा खींचने पर रेजिस्टेंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूं कि मैंने इस चीज को यहां बांध रखा है, बहुत थोड़े लेवल तक तो ये लचक दे देगा, लेकिन अगर मेरी आवाज की इंटेंसिटी ज्यादा है, पिच ज्यादा है और इसको ज्यादा खींचना हुआ, तो शायद उसको इतना खींचना था, बट इसके स्ट्रेंथ की वजह से वो उतना खींचा ही नहीं। चुंबकीय रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस जो क्रिएट हो रही है, वायर के अंदर का रेजिस्टेंस, तो प्योर फॉर्म में इस सिग्नल को भेजना हमारे लिए एक चुनौती थी। लेकिन साइन का सिग्नल अगर हम बना सकते हैं तो हम उसको प्योरेस्ट फॉर्म में भेज सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे इजीएस्ट टास्क है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इंसान ने सोचा कि काश ऐसा होता। तो इंसान की इसी सोच के साथ, इस काश के साथ ही इंसान ने फिर सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल को आप साइन के सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हो? तो आगे चल के हमारे फोरियर सीरीज और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन तरह के गणितज्ञों ने चीजों को खोजा और ये पता लगाया कि गणित के अंदर, जैसे हम लोगों ने एक चीज देखी थी ना, जैसे आपने किसी भी फंक्शन को एक पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट करने का ऑब्जर्वेशन हम कर चुके हैं। जैसे हमने कन्वर्ट किया था कि साइन एक्स होगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7/7 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये काम इंसानों ने अचीव किया था। सिमिलरली इसी काश के साथ, यानी इंसान चीजों को करता क्यों है? क्योंकि उसको जरूरत होती है। जरूरत आई हमें यहां पर। आज इतना तेज इंटरनेट क्यों है? गणित की बदौलत से, गणित के द्वारा दिए गए उस इवोल्यूशन की मदद से। और 18वीं सदी के अंदर ही इस चीज, सॉरी 19वीं सदी के अंदर इस चीज को स्टडी किया जा रहा था। ठीक है, और स्टडी करने के बाद हमें एक चीज पता चली कि इस दुनिया में आप किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को, मतलब किसी भी चीज को इनफाइनाइट साइन के सम में लिख सकते हो। इनफाइनाइट सम ऑफ साइन वेव्स के फॉर्म में, साइन इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। इवन दो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इक्वेशन है, इसका भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। और ये भविष्य में हम पढ़ने ही वाले हैं, हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि अभी आप रेडी नहीं हो उस ट्रांसफॉर्म के लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, तो मैं इसको नहीं बता सकता हूं अभी। लेकिन यही तो आप आगे पढ़ोगे। पर क्यों पढ़ना, किस लिए पढ़ना है? यदि हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा? वही चीज यार, सिलेबस का पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो ये क्वेश्चन आएंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये क्वेश्चन लगाना, कर लिया, पास हो गए। और फिर भविष्य में हम ये बोलेंगे, क्या जरूरत थी लाप्लास पढ़ने की? क्या जरूरत है मेरी जिंदगी में? क्या यूज कर रहा हूं मैं इसका? नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उस स्थिति में ही नहीं हो। आप पढ़ ही नहीं पाए हो, उसकी असली वैल्यू को नहीं देख पाए हो। आप एक नौकरी पेशा इंसान हो जिसको एक ही काम करना है पूरी जिंदगी। आपके काम से दुनिया इवॉल्व नहीं होने वाली, आप भीड़ का हिस्सा हो। बट यदि आप एक ब्यूटीफुल माइंड हो, आप एक ग्रेट माइंड हो, तो आप उस छोटी सी गिनती वाली भीड़ का हिस्सा बनोगे जो कि सोचती है, इन चीजों को इस्तेमाल करती है और तरक्की लेकर आती है। तो लाप्लास ने कहा, कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो किसी भी तरह का फंक्शन हो, e टू द पावर log, ठीक है, tan x क्यूब प्लस 3 अपॉन में ln x टू द पावर 7, ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी ले लो, इनको आप सम ऑफ इनफाइनाइट साइन फंक्शंस में तोड़ सकते हो। आप इनको तोड़ सकते हो और यहीं से पीरियोडिक फंक्शन की इंपॉर्टेंस भी समझ आ जाती है। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन को स्टडी करने से, इसके बारे में जो अभी हमने जाना, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम लोगों ने भविष्य में ऐसी ऐसी चीजों को खोजा और इसी की मदद से पीरियड लेंथ हेल्प करेगा इन वैल्यूज को खोजने में कि कहां कहां वो जीरो है, कहां कहां वो +1 है, कहां कहां -1 है। तो क्योंकि आपके पास मल्टीपल साइन फंक्शंस हैं, मल्टीपल साइन फंक्शंस कैसे हो सकते हैं? एक साइन फंक्शन ऐसा है, इन पॉइंट्स की मदद से आप इनके कैरेक्टर्स को भेज दो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। फिर दूसरा साइन फंक्शन ये है, इनके मदद से इनके कैरेक्टर को भेज दो, और एक साइन फंक्शन हाइट में बड़ा हो जाएगा, इनके कैरेक्टर्स को आप सिग्नल के फॉर्म में भेज दो। यदि आप इस फंक्शन को भेजने की कोशिश करोगे तो ये कुछ रीजन तक तो भाई सिग्नल अच्छे जाएंगे, उसके बाद डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। लेकिन यदि आप इनको इनफाइनाइट साइन फंक्शंस में तोड़ लोगे
ठीक है। और इनफाइनाइट तो हम भेज नहीं सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इनफाइनाइट तो हम भेजेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हो जाए कि 20 साइन वेव्स हमने ले लिया इंपॉर्टेंट मेन, जो कि इसको अप्रोक्सीमेटली रेप्लीकेट कर पा रहा है, उन 20 सिग्नल को भेज दिया, ठीक है। और उसके बेसिस पे हमने आज ये कंप्यूटर्स क्यों बना रखे हैं, ताकि वो समझ पाए कि भाई डेटाबेस है, अच्छा 20 ये वाले सिग्नल भेजे हैं तो इसको मैप कर दो एक्स स्क्वायर के साथ और फाइनल आउटपुट दो एक्स स्क्वायर का। तो इससे क्या हुआ, सिग्नल एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में हमारे पास आ गया। मतलब मैंने भेजा एक्स स्क्वायर, वो साइन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इनफाइनाइट साइन वेव्स में कन्वर्ट किया आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से, और वो हमने कर लिया। उसमें से टॉप 20 जो हमने मैप कर रखा है एक्स स्क्वायर के साथ, डेटाबेस में स्टोर कर रखा है, मैंने भेज दिया। उस टॉप 20 को आपके कंप्यूटर ने देखा, प्रोसेस किया, डेटा लिया, प्रोसेस किया और देखा ये तो एक्स स्क्वायर के साथ मैप हो रहा है और प्योरेस्ट फॉर्म में एक्स स्क्वायर आपके सामने आ गया। दिस इज हाउ ह्यूमैनिटी कंप्यूटर्स इवॉल्व, और पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी इवॉल्व कर गई और दुनिया तरक्की कर रही है। किसकी मदद से, गणित एज अ लैंग्वेज की मदद से, ताकि हम कुदरत से कम्युनिकेट कर पाए और सोच सोच के दुनिया को बदल डालें। ये है गणित की पावर, और यही बात हम लोगों को समझनी है, और इसी एनवायरनमेंट को हमें अपने इंडिया के अंदर डेवलप करना है, ताकि हम एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातों के वार्तालाप करें, कॉन्सर्ट्स के, मूवीज के, जो कि एंटरटेनमेंट का पार्ट है। हम सिर्फ इन्हीं की बातें करते रह जाते हैं, दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी की बातें करते रह जाते हैं। ये हमारे समाज का एनवायरनमेंट है। वेयर एज ऐसा एनवायरनमेंट हो तो थिंकिंग कितनी आगे बढ़ेगी, इवोल्यूशन कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। एजुकेशन से हमें पावर मिलना चाहिए, एजुकेशन से हम पावरलेस नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स को आप भेज सकते हो, ठीक है। अब क्या फायदा मिला हमें कि किसी भी सिग्नल को आप साइन में कन्वर्ट करो, भेजो, मैप्ड है वो, वहां पर सेट्स बना रखे हैं, सेट्स के बीच में मैपिंग करके रिलेशन फाइंड आउट ऑलरेडी करके डेटाबेस में रखा हुआ है, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन हम वहां पे पहुंचा पा रहे हैं। और हर चीज की तो वाइब्रेशन अलग अलग होती है, वाइब्रेशन अलग होगी तो उनका या तो एम्पलीट्यूड अलग होगा, या फ्रीक्वेंसी अलग होगी, या लैम्डा अलग होगा। सब अगर वो सब कुछ मैच कर रहा है तो वो दोनों तो सेम है, तो इसका मतलब हर चीज की इंडिविजुअलिटी अलग अलग है, जिस वजह से पीरियोडिक फंक्शन में पीरियड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ एम्पलीट्यूड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी में सोच सोच के फिजिक्स गणित का इस्तेमाल करके इंसान तरक्की करता है और आगे बढ़ता है। ये है फैसिनेटिंग दुनिया, देखो मैथ्स और साइंस की। हमें यही दुनिया जीनी है ना, या फिर ट्रेनिंग लेके एक मशीन चलाना सीखना और पूरी जिंदगी उसी मशीन को चलाते हुए अपने आप को सो कॉल्ड इंजीनियर बोलना है, जो कि आप हो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर, इंजीनियर नहीं हो। इंजीनियर वो बनाता है जो इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बनाया है, और इंजीनियर ही इनोवेटर होता है, ठीक है। और उसी इनोवेशन का जब दुनिया इस्तेमाल करती है तो वो टेक्नोलॉजी होती है, और उस टेक्नोलॉजी से जो बिजनेस क्रिएट होता है वो आपको बहुत ही ज्यादा तरक्की प्रोवाइड करता है और आपको दुनिया में सबसे आगे लेके जाता है। इनोवेशंस की मदद से एक इंसान, मेजॉरिटी किसी की भी आप सक्सेस स्टोरी उठा के देखोगे ना, सब गरीब ही थे। तो गरीबी की वजह से अपने आप को तरक्की से रोकना, इस मानसिकता से भी हमें उभरना है। सबने अपने अपने स्टार्टअप्स को गराज में स्टार्ट किया है, किसी ना किसी से पैसे उधार लेके स्टार्ट किया है। 100 लोगों के ताने सुने होंगे, क्योंकि जब तक उनका स्टार्टअप चल नहीं गया तो शायद उन्होंने लोगों के ताने सुने होंगे, या उनको बोलते होंगे कि यार पैसा ले लिया, दिया नहीं। बट जब दिया तो इतना दे दिया कि वो लोग भी शांत हो गए और इनका लोहा मान ले। यही सत्य है, यही लाइफ में ये स्ट्रगल होना चाहिए। लाइफ में एक नंबर लाना हमारे लिए स्ट्रगल हो गया है, वो इसलिए हुआ है पता है क्यों? क्योंकि हम ज्ञान को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। पॉइंट को सोचो, ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ एडवेंचरस होनी चाहिए या फॉलोअर वाली होनी चाहिए? एडवेंचरस तभी बन सकते हैं जब आपकी लाइफ को आप गाइड करोगे, आप अपनी लाइफ को तय करोगे। दुनिया तय कर रही है हमारी लाइफ को कि आपको ये करना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, फिर नौकरी करनी है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं, फिर उनको पढ़ाना है, फिर वो करना है। अबे रिपीट टेलीकास्ट का लाइव एंटीना, पूरी जिंदगी लिखी हुई है हमारी। फिर हम कहते हैं हाथ की रेखाएं देख के बता सकते हैं। हाँ बता सकते हो भाई, अगर लिखी लिखाई जिंदगी फॉलो करनी है तो सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर एक इनोवेटर की जिंदगी फॉलो करनी है तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपकी जिंदगी आप अपने हाथों से अपने दम पे लिखोगे। सोचो, इंटरेस्टिंग है साइंस, मजेदार है ये दुनिया, फैसिनेटिंग है। थिंक अबाउट इट एंड टेक योर ओन चार्ज। सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, सेल्फ लर्नर बनना है, ये इंपॉर्टेंट है। और वो आप हो, सिर्फ आप अपनी शक्तियों को भूल गए हो। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के एजुकेशन सिस्टम ने उसको आपसे भुलवा दिया है, वो छुपा के रखा, आपने कभी उसे देखा ही नहीं। बचपन से डिसिप्लिन बनाने के चक्कर में आपके क्वेश्चनिंग की पावर को दबा दिया, यू विल स्टडी इन हायर क्लास बोल के आपकी क्यूरियोसिटी को दबा दिया। जगाओ, जो चीज आप सामने वाले से पूछ रहे हो, अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो खुद से ढूंढ लो। एज सिंपल एज दैट, काम खत्म। लेकिन खुद पे भरोसा करो। तो इसी के साथ देखो, इस दुनिया के फैसिनेटिंग पार्ट को देखो और यहां पर समझो। तो पीरियोडिक फंक्शन ये है, ठीक है, ये है आपका पीरियोडिक फंक्शन, जो कि आपका कहलाएगा जब कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा आपका एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, उस प्रॉपर्टी को जो शो करेगा वो कहलाएगा पीरियोडिक फंक्शन। वेयर लेमडा वो वैल्यू होती है जहां पर फंक्शन सेम आउटपुट देता है, ऐसा जरूरी नहीं है। सेम आउटपुट के साथ यहां पर सेम बिहेवियर, या फिर सेम बिहेवियर ही लिख देता हूं, सेम बिहेवियर भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम बिहेवियर है तो फंक्शन ने
टर्निंग तो ली ही होगी मोस्ट ऑफ द केसेस, ऐसे भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो इन केसेस में उसने टर्निंग नहीं ली है, ये स्प्लिट फंक्शंस हैं। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो टर्निंग लेगा ही, तो बीच में भी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ही आएगा जहां पर आपको सेम आउटपुट मिलेगा, बट वो लैम्डा डिसाइड नहीं करेगा। लैम्डा वो पॉइंट होगा जहां पे आपका बिहेवियर और आउटपुट दोनों के दोनों सेम होंगे। इन दोनों पॉइंट पे बिहेवियर सेम है और आउटपुट सेम है, बट इस पॉइंट पे बिहेवियर अलग है, तो इसके साथ कौन सा मैच करेगा, ये वाला पॉइंट जहां पर बिहेवियर इन दोनों का सेम है, तो गैपिंग आ गई ये वाली। और ये गैप को ही हम लोग कहेंगे लैम्डा, कि कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, उसके लैम्डा पॉइंट के बाद एक्स में आप लैम्डा लेंथ आगे बढ़ जाओगे ना, फंक्शन अपने बिहेवियर और अपनी वैल्यू को रिपीट करने वाला है, और यही बन गया आपका कैरेक्टर ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। और इसी पीरियोडिक फंक्शन में पीरियड की अहमियत हमें समझ आई कि आप हर फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स को सिग्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ह्यूमैनिटी की तरक्की करवा सकते हो। सो अब यहां पर पीरियोडिक फंक्शन यही है। अब हम आगे देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन है उसका पीरियड लैम्डा है पीरियोडिक फंक्शन का, तो एफ ऑफ एन एक्स का पीरियड क्या होगा। अगर दो फंक्शन है जो कि पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसके ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, डिवाइड करने से जो फाइनल फंक्शन आता है उसका पीरियड क्या होगा, उसका पीरियड क्या होगा, इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, बट अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर आपका ये होने वाला है। हालांकि ये छोटा सा टॉपिक है तो अगली वीडियो आपकी छोटी सी रहेगी, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, हम सोच सकते हैं, आप सोच सकते हो, आप खुद ये काम कर सकते हो। सो ट्राई करो, ऑब्जर्वेशन करो, अगली वीडियो देखने से पहले यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, जवाब आपको तो किताबों में ही मिल जाएगा कि इनका क्या होगा, आपको ये सोचना है क्यों होगा। ठीक है, आपको इनका जवाब मिल जाएगा। देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले केस में तो आपको बोला जाएगा एलसीएम ऑफ इसका पीरियड अगर लैम्डा 1 है, इसका पीरियड अगर लैम्डा 2 है, तो इनका एलसीएम लेना है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 का एलसीएम लेना है, तो इसका पीरियड आ जाएगा। और अगर ये वाला केस है जिसमें एफ एक्स का पीरियड अगर लैम्डा है, तो एफ एन एक्स का पीरियड होगा लैम्डा अपॉन में एन। आपको जवाब मिल चुका है। अगली वीडियो में आने से पहले सोचना, वीडियो मत देखो, खुद सोचो, खुद एक्सप्लोर करो। और इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा कि आप गलत जवाब तक पहुंचो, ठीक है, कि आप सोचने के लिए ट्राई ही ना करो, ये सोचो कि मेरा जवाब गलत हुआ। तो यहां पर कोई जज करने के लिए आपको नहीं बैठा है, क्योंकि ये काम आप खुद से, खुद के अकेले अपने बंद कमरे में कर रहे हो। जज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जज करके हम दूसरों की मोरालिटी को डाउन करते हैं। जज करना है तो ऐसे जज करो कि यार मैं सोच तो रहा हूं, मैं कर तो रहा हूं, इसी चीज से मोटिवेशन लो और करो। गलत हो जाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज्यादा गलत तब होगा जब आप करोगे ही नहीं। 10 गलतियां करके ही इंसान सीखता है, तो आप करो गलतियां, तभी अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ लर्नर बनोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, बट फर्स्ट डू इट योरसेल्फ। और गलत भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर किया नहीं तो ये सच में आपने अपनी लाइफ के साथ गलत किया। पॉइंट को समझो, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान एक बार में सही जवाब नहीं दे देता है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पढ़ा और मेरे को एक बार में समझ आ गया। ठीक है, जब मैं फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा था नहीं समझ आया, मेरे को तो इस चीज को समझने में काफी टाइम लगा था। ठीक है, तो यहां पर सोचो, सोच के जब आप अगले वीडियो को देखोगे ना, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आपका दिमाग ऑलरेडी उसके प्रोसेसिंग में ढला हुआ है। ठीक है, और जब आप उस वीडियो को देखोगे तो बेस्ट बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप ये भी सीखोगे कि अपनी गलतियों का आकलन कैसे किया जाए। और इसी के साथ अभी तो धीमे धीमे हमें और आगे बढ़ना है, गलतियों का आकलन करना सीखना भी इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन का पार्ट होता है। तभी तो हम आगे चल के धीमे धीमे ऐसे इवॉल्व करेंगे कि हम अपनी गलतियों का आकलन खुद कर पाएंगे, और जब खुद कर पाएंगे तो हम अपनी गलतियों को खुद सुधार के सही जवाब तक पहुंचने लायक बनने लगेंगे, और तभी तो हम फ्यूचर में वैज्ञानिक और गणितज्ञ या इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे ट्रू फॉर्म में। वो वाले एंटरप्रेन्योर नहीं जो आजकल लोग टैग लेके घूमते रहते हैं, और मैं भी एंटरप्रेन्योर हूं, मैं भी एंटरप्रेन्योर हूं। ठीक है, वो वाला नहीं, ट्रू एंटरप्रेन्योर जो इवोल्यूशन लाए ह्यूमैनिटी के अंदर। ठीक है, पॉइंट को समझना। सो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि एनवायरनमेंट को बनाने में प्लीज मेरी हेल्प करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेम वेदास एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर लेकर आओ। अभी स्टेम वेदास एप्लीकेशन कंप्लीटली रेडी नहीं है, बट आपको पता है कि ये किस काम के लिए बनाई जा रही है। ये एक लाइब्रेरी है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, राइट वे ऑफ एजुकेशन को सब तक पहुंचाने के लिए। इवन दो कंटेंट अभी कंप्लीट नहीं है, बट जितना भी है आपको सेल्फ लर्नर बनाने के लिए काफी है, और समय के साथ ये बढ़ता ही जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, बहुत जल्द ही मैं इस चीज को कंप्लीट कर दूंगा फॉर 11th एंड 12th, और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स का भी कंटेंट यहां डालूंगा, क्योंकि वही तो असली मजा है, और असली मैथ तो वहीं शुरू होगी। अभी तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर पढ़ रहे हो और कुछ नहीं, सब चीज इनिशियल स्टेज में है। मजा वहां आएगा इंजीनियरिंग के साथ, गणित को गणित की भाषा से, कुदरत को देख के वो क्रिएट करना जो आज तक क्रिएट नहीं हुआ है इंजीनियरिंग वाली मैथमेटिक्स में, और इंजीनियरिंग में बहुत मजा आएगा। ठीक है, वहां बहुत मजा आने वाला है। सो प्लीज शेयर करो अगर आपको लगता है कि हम यहां पर सही ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं तो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।